Assalam Alaikum and welcome to the third lecture of technical writing. हमने previously जितने भी basic concepts पढ़े उसमें we have kept on studying कि हम किस तरह से चीज़ें right और wrong को हम देख सकते हैं whenever we are writing something. कि हमारा word usage क्या होगा, what are the do's and don'ts, क्या चीज़ें लिखना बेहतर होता है, किस एक्टिव या पैसिव में लिखना बेहतर है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें एंड रूल्स जिनको लिखते हुए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कमिंग टू सम ऑफ द थिंग्स, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको लेक्चर में कहा कि जब हम टेक्निकल राइटिंग की बात करते हैं तो टेक्निकल राइटिंग इज समव्हाट बेसिकली राइटिंग दैट इज डन इन ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग है वो कि उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके कुछ प्रॉपर रूल्स हैं, वेज हैं जो कि वो उसी जगह पे चल सकते हैं या एप्लीकेबल होते हैं जहाँ पर हम उसको या तो किसी से मांग रहे होते हैं कि इस तरह से लिख के दें, या वो उस जगह का क्राइटेरिया होता है कि उसको इसी तरह से लिख के आपने देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी रिसर्च सेगमेंट की बात करूं कि जो हम रिसर्च के थीसिस लिखते हैं स्टूडेंट्स, उनका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को हम APA फॉर्मेटिंग कहते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ APA फॉर्मेटिंग पर ही अपनी सारी डॉक्यूमेंट को टाइप करना होता है। सो एवरी सिंगल थिंग हैज़ अ स्पेसिफिक रूल ऑफ राइटिंग। उसकी अपनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, एंड टेक्निकल राइटिंग भी हम इसी चीज़ को कहते हैं जहाँ पर वी नो कि एक बेसिक तरीका होगा किसी भी चीज़ को लिखने का, उसकी कोई टेक्निकलिटीज़ होंगी। Coming to the first thing that we are going to study in the documents or things that come under technical writing. The first thing is any kind of business memo. What are memos? That is the question that arises in our mind. आप लोगों ने पहले भी यकीनन पढ़े होंगे. Memos are shorter for memorandums, और one just basic thing to remember is कि memorandums को हम किसी भी किस्म का reminder देने के लिए किसी को लिखते हैं. Short होते हैं और organizations में widely use होते हैं communication के लिए भी. और द हेडिंग एंड ओवरऑल टोन मेक अ मेमो डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेस लेटर. वो कैसे कि बिजनेस लेटर में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉर्मल होते हैं. मेमोज में हम इतना स्ट्रिक्ट फॉर्मल होने का ख्याल नहीं रखते. होते हैं उसमें भी, वी कैन नॉट गेट वेरी इनफॉर्मल इन इट, बट फिर हम वो स्ट्रिक्टली फॉर्मल भी नहीं होते उसमें. एंड ऑल इन्फॉर्मेशन इन अ मेमोरेंडम इज़ ऑन अ सिंगल टॉपिक. वो सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं. उसके अंदर बहुत सारी बात हम नहीं करते. जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देनी होती है किसी एक चीज़ की, सिर्फ उसी एक टॉपिक पे बात करते हैं. सो वी डोंट जस्ट गेट इनटू अननेसेसरी डिटेल्स इन अ मेमोरेंडम. शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट होता है, एंड इट इज़ ऑन जस्ट वन सिंगल थिंग दैट वी नीड टू टेल. By definition, a memo is a document typically used for communication within the organization. Just if, for example, I work in an organization और वहाँ पर different departments हैं, marketing है, HR है, and finance है, और manufacturing department है. अब ये जो department के अंदर ही मुझे communicate करना होगा किसी से, तब मैं memorandums भेजूंगी. For example, अगर मुझे मैं I'm working in the marketing department, I need to send some kind of message to a person that is working in the manufacturing department, so I would be sending it through a memo. Similarly, ये डिपार्टमेंटल भी हो सकती है, मतलब विद इन द डिपार्टमेंट भी हो सकती है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के किसी दूसरे कोलीग को, एम्प्लॉय को कोई भी चीज़ रिमाइंड कराने के लिए या कोई भी बात कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए उसको वो भेज रही हूँ. Similarly, memos can be as formal as a business letter and to present a report. This is one thing that is a little contradictory. Business letters are 101% extremely formal. Memorandums semi-formal होते हैं. They are not
very formal, they are not very informal. लेकिन somehow situation wise भी हम इस बात को depend ये करती है कि for instance अगर I am sending that memo to any kind of higher authority employee and I am working as a very lower line or lower level employee, तो फिर उसमें मुझे उसकी formality और criticality का भी अंदाज़ा लगाना होगा कि मुझे एहतियात उधर लिखने में बरतनी पड़ेगी. Coming to memorandums again, उसकी audience क्या होती है? A wide range of readers including your supervisors, obviously co-workers, आपके पीयर्स, सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो लोग जो आप जैसे अगर आप हेड हो तो आपके नीचे जो काम कर रहे होते हैं. इफ आई यू आर द ब्रांच मैनेजर तो आपके अंडर जो लोग काम कर रहे होंगे वो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं. एंड मल्टीपल कम्बिनेशंस ऑफ दीज ऑडियंस. सो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एम्प्लॉय हैं, आपके पीयर्स हैं, एनी पीपल यू आर सुपरवाइजिंग और दे आर, you can say your supervisors, तो उन लोगों को हम we send these memos. Coming to the users, very मतलब बड़े logical और बड़े मतलब इस किस्म के हैं that we know कि memorandums are used for such purposes. Obviously to give information, to instruct something, to request for help, to give suggestions. आपने कोई चीज़ inform करनी है, there is a departmental dinner in the evening and you have to remind people for it that they need to come. तो ये कुछ आपके uses हो गए memorandums के. Coming to the pattern or the way that we write a memorandum कि किस तरह से लिखते कैसे हैं उसको. अब पहली बात तो इसमें यह है कि there is not a single standard rule of writing a memorandum. इस तरह से कोई भी एक set standard नहीं है जिस पे मैं आपको कहूँ कि बस इसी ही पैटर्न पे आप मेमोरेंडम लिख सकते हैं पूरी दुनिया में और कोई भी वे एक्सेप्टेबल नहीं है. Sometimes it can even vary from organization to organization, क्योंकि हर organization के कुछ writing patterns होते हैं. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे ingredients हर memorandum के अंदर होते हैं जो मतलब अगर मैं उसको एक आसान टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इट वुड बी कि वो बड़ी पेट किस्म की टर्म्स होती हैं कि हम उनको तो यूज़ करते ही करते हैं किसी भी मेमोरेंडम को लिखने से पहले, तो उनका तो होना ज़रूरी होता ही होता है. ठीक है. कमिंग टू अ पैटर्न, जिस तरह से अगर मैं आपको सीवी की एग्जांपल दूं, वी डोंट हैव वन सेट क्राइटेरिया टू राइट अ सीवी डाउन. देयर आर मैनी क्राइटेरियाज. कुछ लोग सीवी को के ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, कुछ उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, कुछ उसको एजुकेशन लिख के कहते हैं, कुछ उसको एकेडमिक बैकग्राउंड कह के कहते हैं. तो कोई सेट रूल या पैटर्न नहीं है कि आप जिस पे कहो कि इसी तरह से ही हम लिख रहे हैं और इस तरह से नहीं लिख सकते. बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं, बट वन वेरी कॉमन क्राइटेरिया जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में चलाते भी हैं हम और देखा भी गया है, इज़ एन एक्सट्रीमली ईजी वन, जिसमें आपका ये आपके सामने एक मेमोरेंडम है, ये एक बना हुआ आ रहा होगा आपके सामने. तो इट हैज़ बेसिकली 5 पार्ट्स. ओके. 5 पार्ट्स में पहला पार्ट इज़ द टू, यानी जिसको आप भेज रहे हैं, फ्रॉम आप जिसकी तरफ से जा रहा है, द सब्जेक्ट कि किस चीज़ पे आप उसको व्हाट आर यू ट्राइंग टू से इन इट. सिंस वी डिस्कस्ड कि हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं मेमोरेंडम में, तो सब्जेक्ट कि आप क्या चीज़ इसमें उसको कहना चाह रहे हैं, द डेट जिस डेट पे आप उसको भेज रहे हैं वो, एंड दिस पार्ट
जहाँ पर आप ये खाली पोर्शन देख रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द बॉडी ऑफ अ मेमोरेंडम, कि यहाँ पर यू वुड बी गिविंग सम एक्सप्लेनेशन, या जो भी चीज़ आप उसको कहना चाह रहे हो, यहाँ पर वो आप उसको लिख के कम्युनिकेट कर दोगे। अब कीपिंग वन थिंग इन माइंड, कि ये जो आपका ये पोर्शन है, which I am saying is the body of a memorandum, since we are discussing 5 parts. तो body of a memorandum should never be lengthy in detail, कि इस तरह से ना हो कि वो 2 पेजेस पर आ रही हो। ये जो एक ब्लॉक की फॉर्म उसको दी हुई है, मेमोरेंडम होता भी इसी फॉर्म के अंदर ही है। सो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी एंड क्वाइट एसेंशियल कि हमें जितनी भी स्पेस ये दी जाती है हम उसी को प्रोफिशेंटली यूज़ करें और अननेसेसरी डिटेल्स के अंदर ना जाएं, क्योंकि वैसे भी मेमोरेंडम के अंदर हमने कोई बातें तो ऐसी लिखनी नहीं होती, या तो हम रिमाइंडर दे रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, कोई चीज़ इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल पैराग्राफ के अंदर वो चीज़ लिखना ही पूरी हो जाती है। यू वुड बी व्यूइंग किस तरह से हम इसको फिलअप करते हैं। सो फर्स्ट कम्स द नेम एंड देन द डेजिग्नेशन। टू वाले पार्ट में सबसे पहले नाम लिखेंगे आप उसका, फॉर एग्जाम्पल इट्स मिस्टर एक्स वाई जी, और उसकी क्या पोजीशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ही इज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर, ही इज वर्किंग एज एनी एडमिन की कोई पोस्ट पे, किसी भी उस पे, किसी भी एम्प्लॉई एक्स वाई जी पे, वो उसकी जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी पोस्ट है जिस पे वो काम कर रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे। सो टू में देर आर टू वाले पोर्शन में there are basically 2 parts: the name and the designation. From the name and then the designation again, कि आपकी तरफ से जा रहा है, and what are you working as in that organization. Subject, देखें अब इसमें सब्जेक्ट डिफरेंस आप देखें, जब आप एक लेटर लिख रहे होते हैं या आप एक एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट एक सेंटेंस की फॉर्म में होता है। टू इन्फॉर्म अबाउट द रिटायरमेंट पार्टी दैट वुड बी हेल्ड ऑन दिस डेट। अब ये वो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है जो किसी भी लेटर, बिजनेस लेटर या किसी एप्लीकेशन में आप के तरीके में लिख रहे होते हो। व्हेन यू राइटिंग अ सब्जेक्ट इन अ मेमोरेंडम, तो वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही शॉर्टर टर्म्स में होगा, जैसे रिटायरमेंट पार्टी। अब व्हाट रिटायरमेंट पार्टी, ऑब्वियसली दिस इज एक्सट्रीमली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, लेकिन वो कंप्लीट मैं उसको बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम में उसको कर दूंगी, बिकॉज मेमोरेंडम पहले भी मैंने डिस्कस किया कि रिमाइंडर के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए या कुछ पूछने के लिए हम कर रहे हैं। तो जब मुझे सब्जेक्ट में ही ये 2 वर्ड्स नज़र आ जाएंगे लिखे हुए कि रिटायरमेंट पार्टी, आई वुड बी नोइंग कि ये मुझसे आई थिंक कोई रिटायरमेंट पार्टी की बात पूछना चाह रहा है या मुझे याद कराना चाह रहा है। सो सब्जेक्ट इन अ मेमोरेंडम इज ऑलवेज एक्सट्रीमली शॉर्ट। एंड देन द डेट। डेट के लिखने के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। यू कैन राइट इट विद लाइक in 20th May, comma 2009, or you can write it 20 dash 5 dash 2009, जिस तरह से भी आप उसको लिखना चाहते हो, वो that does not have any set criteria. Now coming to the body of the memorandum, which is you can just see just on 3 lines and it's ending here. पैराग्राफ से ज़्यादा ना हो, एंड पैराग्राफ इज ऑलवेज ऑफ 6 to 8 लाइन्स। एक पैराग्राफ कहते हैं कि 6 to 8 लाइन्स का होता है। सो द बॉडी ऑफ द memorandum here is telling us that my brother and I will be able to attend Mr. Khan's retirement party on May 28th, and we will bring potato salad. So that is some very confined, बड़ी नपी तुली सी इंफॉर्मेशन दे दी, बात भी बता दी, इन्फॉर्म भी कर दिया, रिमाइंड भी कर दिया, और इन्फॉर्म बेसिकली यहाँ पर करें कि हाँ जी हम आ सकेंगे आपकी रिटायरमेंट, मिस्टर खान की रिटायरमेंट पार्टी पे, एंड देन वी वुड बी ब्रिंगिंग पोटैटो सैलड एज वेल. So that is one good information
since we are doing lectures in Ramzan, so I think we should not repeat this. We will bring potato salad information. Okay, so अब आप इसको notice करो कि बिल्कुल 3 लाइन्स के ऊपर उसने अपनी बात ख़त्म कर दी. You know कि किस दिन रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आपको पता चल गया, किस दिन गया. आपको यहाँ से पता चल गया that you want to talk, that the person who's sending me that memorandum is wanting to talk about that retirement party. और यहाँ से भी आपको पता चल गया कि जो मिस्टर हुसैन है, he would be able to attend it. तो we know that he would be here. Coming to one general template of a memorandum, it is similar to this. आप देख रहे हो, लेकिन इसमें देखो the only difference here you can see is कि हम उसको थोड़ा लीनियर वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज द पोर्शन जहाँ पर हम उसको पार्ट्स को डिवाइड करके बता रहे हैं. दिस इज हाउ बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशंस इट लुक्स. ये जो पूरा ये पोर्शन है, ये इस तरह के इन पेपर फॉर्म, इन हार्ड फॉर्म भी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं प्रिंटेड, और सॉफ्ट फॉर्म में भी होते हैं. तो ये एक टेम्पलेट होती है जो सबके पास होती है, एंड यू जस्ट राइट थिंग्स डाउन इन इट एंड यू कैन सेंड इट अवे. Writing an effective memo has 3 stages basically. It has 3 things that you need to do. किसी भी चीज़ को, जब हमने पहले भी एक लेक्चर में आई थिंक ये चीज़ें पढ़ी थी, राइट की, री राइट की और रिव्यू की. प्री प्लानिंग करेंगे आप पहले. प्री प्लानिंग हमेशा से ड्राफ्टिंग है कि यू नीड टू हैव अ रफ स्केच विद यू, कि जिसमें आप देख रहे होते हो कि मैंने क्या लिखना है, क्या चीज़ ज़रूरी है पहले लिखना, क्या चीज़ मैंने सेकंड उस पे लिखनी है, सेकंड प्रायोरिटी पे लिखनी है, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, मैंने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वहाँ देना. So the three stages would be that you have to first of all pre-plan. Pre-planning is drafting, कि मेरे पास एक rough sketch होना चाहिए कि मैंने कौन सी information मैंने देनी है. Then you have to write it down, जिसमें you would be formally deciding the sequence. और इसमें आप देखें order, enclosure and photocopies. Order, you need to see कि किस order में आप लिख रहे हो. पहले क्या बात आएगी, फिर उसके बाद क्या बात मैंने बतानी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस इसी मेमोरेंडम पर आ जाऊं, तो यहाँ पर आप सीक्वेंस की बात देखो या ऑर्डर की बात देखें जो उसने हमें राइटिंग में कही है, कि इफ़ आई स्टार्ट दिस पोर्शन इन अनदर वे, कि we will bring potato salad and my brother and I will be able to attend Mr. Khan's retirement party. That doesn't, that, yes, information complete दे रहा है, मुझे पता भी चल रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, but there is no formal sequence. पहले वो बता रहा है that what would he be bringing, और फिर वो अपनी confirmation दे रहा है कि मैं आ सकूंगा. So there should be a proper order or a sequence in it. Enclosures. Enclosures हम किसी भी चीज़ को के प्रॉपरली रैप अप करने को कहते हैं, कि मैं किस किस्म का enclosure उस चीज़ को दे रही हूँ, या मैं उसको एंड एंड किस तरह से कर रही हूँ. वो भी एक चीज़ मुझे पता होनी चाहिए कि वो किस तरह से मैं उसको लिख रही हूँ, किस तरह से मैं उसको how am I ending it or how am I forming it basically. So enclosures are that thing, कि जिसके अंदर कुछ ऐसे sentences जिसके अंदर मैंने बहुत कोई एक piece of information जो मैंने देना था वो मैंने दे दिया, ठीक है. So enclosure उस चीज़ को हम कहते हैं. Coming to the third thing जो कि राइटिंग में लिखा हुआ है फोटो कॉपीज़ का, कि इफ़ यू नीड टू अटैच सम काइंड ऑफ फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट, जैसे अगर इस मेमोरेंडम के सिनेरियो में देखें तो ऑब्वियसली वो इनविटेशन कार्ड अगर इनका होगा तो इट वुड बी बेटर अगर हम उसको साथ अटैच कर दें, उसकी फोटो कॉपी को या उसकी किसी भी चीज़ को. तो कोई अगर डिटेलिंग है साथ तो वो आप दे दें. एंड देन रिव्यू, edit for clarity, check the spelling and grammar, one of the most important things to do.
when you are technically writing something, because ये organizational matters होते हैं. Coming to the types of memo, the last three things that we would be discussing in a memorandum, जो हम कहते हैं कि किस किस्म की So coming to some types of memos, जिसमें हम three types discuss करेंगे, which is a persuasive memo, a directive memo, and a technical memo. First of all, a persuasive memo. Persuasion, the word persuasive या persuasion का मतलब होता है कि आप किसी को convince करना चाह रहे हैं. So in a persuasive memo, you must constantly keep your reader's feeling in mind. Consider how the person will react to what you're saying, what would convince him or her, and how much should you rely on logic and how much should you appeal to emotion. इसमें ज़रूरी ये है कि जब आप एक परसुएसिव मेमो भेज रहे हैं, क्योंकि ये वो मेमोरेंडम होगा जिसमें आप किसी बंदे को किसी बात पे कन्विंस करने की या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि आप उस रीडर के जिसको भेजेंगे, जिसको ये जाएगा, उसकी फीलिंग्स का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, उसके टेम्परामेंट का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या वो आपकी बात प्रॉपर्ली सुनेगा. फिर द सेकंड थिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि जब आप किसी को किसी बात पे आमादा करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वहाँ पर लॉजिक का होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी को किसी चीज़ पे मनवा रहे हो, तो उसके पीछे कौन-सी लॉजिकल बात है कि वो मान जाए आपकी बात. So persuasive memos होते हैं. Then there are directive memos. A directive memo states a policy or a procedure you want the reader or co-worker to follow, जिसमें you are trying to direct someone about something, कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या हमारी organization में ये ऐसे 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 चलते हैं ये rules. The length of the memo depends on how much space is required to properly explain the procedure. वही बात यहाँ पर space की बात करें कि there's not any set pattern जब हम memorandums की बात करते हैं. So directive memo requires that you need to you have to tell your subordinate or your co-worker that this is how the rules of our organization work. You are directing them basically. And the last thing, that is a technical memorandum. A technical memorandum is a concise presentation of results with a logical progression from the principles which are core to analysis towards the conclusions that were drawn from the results. Technical memo को अगर मैं यहाँ पर easier terms में define करूँ, तो किसी भी procedure की technicalities, उसके कोई facts and figures, उसके मुतालिक कोई बात जब आप कर रहे हैं, that is a technical memo. क्योंकि वो बहुत ही narrowed approach है कि मैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करी हूँ और मैंने अपने सबॉर्डिनेट को या अपने पीयर को या अपने एम्प्लॉई को बताना है कि ये जो हमने मशीनरी इंस्टॉल की थी, ये पर आवर इतनी पैकेजिंग हमें करके दे रही है. So this is some technicality of that plant or of that machinery or of that particular subject जो मैं उसको दे रही हूँ. So that is a technical memo जहाँ पर मैं किसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेशन मतलब कि जो चीज़ें फ्लो में चल रही हैं या जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, उन चीज़ों के बारे में कुछ बात बताना चाह रही हूँ, ताकि उससे हो सकता है कि उस प्लांट के बारे में, उसकी प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में उसको वो information required थी, and he took that information from me और उसको उस information को कहीं results के तौर पे apply करना था. So that is a technical memorandum. Next thing would be that we would be discussing emails. You would be viewing that the lecture here is a little long. It has a little more details about things that are need to be discussed when we are technically writing things. हम emails को discuss करेंगे in the next lecture. फिर हम थोड़ा सा स्विच करेंगे डिफरेंट लेटर्स की तरफ जो ऑर्गेनाइजेशंस में दिए जाते हैं, और हम अपने थर्ड पार्ट में मूव ऑन करेंगे
हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग की एक टेक्निक होती है कि रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से की जाती है, तो हम उसको भी देखेंगे. Please go through the lecture and let me know if you have any queries. Yes, these are extremely basic things. I would agree to that. और कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को पढ़ा भी होगा. But right now the requirement is that we stick to basic elements. दूसरी बात ये कि क्योंकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को अब एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर. चीज़ों को सिर्फ उस ज़ाविये से नहीं देखा करें जिससे आपको दिखाई जा रही होती हैं. उनको सर्च किया करें, उनके बारे में और देखा करें, कम अप विद क्वेश्चंस, कम अप विद डिस्कशंस. सिर्फ इन चीज़ों पे रिलाई नहीं कर लिया करें कि बस हमने ये चीज़ें पढ़ ली, सो दैट इज़ इनफ. नॉलेज और लर्निंग कैन नेवर बी इनफ, और ये चीज़ें वेरी करती हैं. देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स, अदर टाइप्स जो कि हम मेमोरेंडम्स की देख सकते होंगे कहीं पर भी. कम अप विद देम, कम अप विद डिस्कशंस, ताकि हम अपने एक नॉलेज एरिया को भी देख सकें. बट फॉर नाउ, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से क्योंकि बात कर रहे हैं, तो दीज आर वन ऑफ द 3 टाइप्स दैट आर fairly discussed mostly. Let me know for any queries. Thank you so much.